দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। तो देखो हम लोग यहाँ पर कंसोलिडेटेड मतलब जो होल्डिंग कंपनी है ये पढ़ रहे थे, ठीक है। होल्डिंग कंपनी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने अलग अलग ट्रीटमेंट के साथ क्वेश्चन देखा। तो ये इलास्ट्रेशन, मुझे लगता है इलास्ट्रेशन 6 तक हम लोगों ने किया था, ठीक है। मैट का ही क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम लोग। इलास्ट्रेशन 7 और 8 करेंगे, लेकिन ये किस टॉपिक पे है वो पहले देख लेते। सॉरी, इलास्ट्रेशन 5 तक किया शायद। हाँ, इलास्ट्रेशन 6 करेंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट प्रॉफिट। अगर एसेट का रिवैल्यूएशन होता है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, तो पहले हम लिखवा देते हैं कि ट्रीटमेंट क्या होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन के थ्रू से हम लोग समझ लेंगे कि कैसे करके कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो एक छोटा सा ही पॉइंट लिखना है, तो पहले लिखते हैं। चलो, रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर कुछ भी जनरेट होता है, ठीक है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, मतलब रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट अगर हो रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन रिजर्व ऑलवेज, इसको हमेशा क्या कंसीडर करना है, ऑलवेज कंसिडर्ड एज प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड transferred to कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है मैंने। इस जो भी रिवैल्यूएशन रिजर्व जनरेट होगा उसे हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ही मानेंगे, ठीक है। हमेशा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मानेंगे, मतलब रिवैल्यूएशन करने से प्रॉफिट होगा अगर, तो उसे हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मानेंगे। इसका मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का जैसे ट्रीटमेंट होता है इसका भी वैसे ही होगा। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट खुद का कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग पीएल के जगह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ और दो पॉइंट जुड़ेगा। पहला लिखेंगे, इफ एसेट्स आर revalued at the end of the year, at the end of the year, ठीक है। अगर ईयर के एंड में एसेट रिवैल्यूड हो रहा है तो नो चेंज इन डेप्रिसिएशन, ठीक है, नो चेंज इन डेप्रिसिएशन। अब ये पॉइंट का मतलब क्या हो गया, देखो अगर एसेट रिवैल्यूड हो रहा है, मान लो एक एसेट का वैल्यू था 100, वो रिवैल्यूड होके उसका वैल्यू हो गया है 120, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन करके 20 इसका वैल्यू बढ़ाया गया है, तो एसेट रिवैल्यूड हुआ है। तो फिर अभी डिप्रिशिएशन 100 पे तो लगेगा, ये 20 पे भी लगना चाहिए, मतलब 120 पे लगना चाहिए। इफ द एसेट आर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन ईयर एंड में अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो उस साल तो डिप्रिशिएशन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। समझो बात को, कि अगर एसेट का रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ, ये ईयर का बिगिनिंग है, ठीक है, ये ईयर का बिगिनिंग है, मतलब इसका डेट ही लिख लेते हैं। देखो ये डेट है 1 अप्रैल 2000, सपोज 1 एंड हो रहा है 31 मार्च 2002, ठीक है। अच्छा, अब अगर रिवैल्यूएशन यहाँ पर हुआ, ठीक है, अब रिवैल्यूएशन यहाँ पर हुआ तो एसेट का वैल्यू यहाँ पर 100 वाला एसेट को 120 कर दिया गया, रिवैल्यूएशन करके 20 बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि एसेट का वैल्यू चेंज हुआ है तो चेंज वैल्यू पे भी डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, क्योंकि ईयर एंड में रिवैल्यूएशन हुआ है तो इस साल के डेप्रिसिएशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर से इंपैक्ट आएगा। वही बोल रहा है नो चेंज इन डिप्रिसिएशन, तब हमें डिप्रिसिएशन में किसी तरह का चेंज करने का कोई भी जरूरत नहीं होगा, ठीक है। और एक पॉइंट कि अगर रिवैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर ना होके कोई और डेट पे होता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इफ एसेट्स आर revalued at any other date, तो क्या करना पड़ेगा, depreciation will get affected। तो डिप्रिसिएशन अफेक्टेड होगा, जब से रिवैल्यूएशन हुआ है तब से डिप्रिसिएशन को इफेक्ट जो है दिखाना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन विल गेट अफेक्टेड एंड सो
and show effect of subsidiary company, effect of subsidiary company so effect in, ऐसे लिखते हैं, इफेक्ट इन पीएल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, पीएल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, तो सब्सिडियरी कंपनी के पीएल में इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा, देखो अगर क्वेश्चन इस पे नहीं आता है नॉर्मली, ठीक है, क्यों नहीं आता है, मतलब अगर हम लोग देखें इस पे क्वेश्चन इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि इस पे कोई ट्रीटमेंट जनरेट ही नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर कैलकुलेशन के रेस्पेक्ट में देखें तो ये वाला पॉइंट सीखने वाला है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो इसमें ज्यादा कुछ सीखने वाला नहीं है। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें ये वाला पॉइंट पे क्वेश्चन करेंगे कि अगर एसेट रिवैल्यूड हो रहा है किसी और डेट पे, तो फिर डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट वगैरह कैसे आएगा वो चेक करेंगे। तो देखो क्वेश्चन जो है यहाँ से दिखाते हैं, देखो मैट का ही क्वेश्चन है, ये तो मैंने नया मैट ओपन किया है, तुम लोग के मैट में भी होगा ऐसा क्वेश्चन, इलास्ट्रेशन शायद अलग होता है। यहाँ पर बोला है, देखो मॉडल रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट प्रॉफिट, मतलब अलग अलग तरह के एडजस्टमेंट पे क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो रिवैल्यूएशन के ऊपर बनाया हुआ है। तो एग्जाम में तो ऐसे नहीं बोलेगा, हमें ट्रीटमेंट पता होना चाहिए, उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और एमसीक्यू है, इनका एमसीक्यू करना पड़ेगा। तो देखो बोल रहे इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 इच, यहाँ पर पी लिमिटेड का और ये क्यू लिमिटेड का 16 लाख, इसका 4 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस इसका 2 लाख, इसका 80,000, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 30 और 90 लाख 20, ये तो हमें डेटा गिवन है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, इक्विपमेंट 10 लाख 3 लाख 80। अच्छा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोल रहा है ये देखो 3,600 इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5,60,000। अच्छा तो पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 100% सब्सिडियरी है या फिर माइनॉरिटी है। तो क्वेश्चन अगर टफ होता है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमेशा होगा, क्योंकि अगर 100% हुआ तो आसान हो गया ना मैटर। तो 3,600, तो देख लेते हैं कि सब्सिडियरी कंपनी जो है ये होल्डिंग है, ये सब्सिडियरी है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइडेड बाई 100 करने से ये पता चलेगा कि सब्सिडियरी कंपनी का कितना सारा शेयर है, 4,000 शेयर है, जिसमें से ये पी लिमिटेड यानी कि जो होल्डिंग है उसने 3,600 ऑक्युपाई किया है, तो लगभग 90% हो रहा है, क्योंकि 4,000 पे 90 मल्टीप्लाई करने से 3,600 आ जाएगा, तो बाकी माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा। अदर एसेट का वैल्यू दे दिया। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है पॉइंट, on 1st April 2022, 1st April 2022, PL account of Q Limited मतलब subsidiary showed a credit balance of 32,000। इनका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है PL का 32,000 and equipment of Q Limited was revalued by P Limited। Q Limited का जो भी इक्विपमेंट था वो P Limited ने रिवैल्यू किया है, कब, इस डेट को ये बैलेंस शीट लेकिन बना हुआ है 31 मार्च 2023 का। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है 31 मार्च 23 का ये बैलेंस शीट बना हुआ है, जबकि हमें यहाँ पर रिवैल्यूएशन का कब बता रहा है, 1 अप्रैल 2022, मतलब ये रिवैल्यूएशन होने के बाद का वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये रिवैल्यूएशन होने के बाद का वैल्यू है। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन कब हुआ है, ईयर एंड में नहीं हुआ है, उसके पहले हुआ है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है, ठीक है। ईयर एंड में नहीं हुआ है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हुआ है, तो मतलब उसका इम्पैक्ट होना चाहिए, मतलब जब ये ईयर स्टार्ट हुआ है तभी इसका रिवैल्यूएशन हो गया है। और रिवैल्यूएशन किसने किया है, पी लिमिटेड, मतलब इसका होल्डिंग कंपनी ने। और बोल रहा है कि 20% अबव इट्स बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख, मतलब एसेट का वैल्यू था 4 लाख, इसका वैल्यू 20% बढ़ा दिया गया है, ठीक है। रिवैल्यूएशन करने के लिए 20% बढ़ा दिया गया है, बट नो सच एडजस्टमेंट इफेक्ट इन द बुक्स ऑफ क्यू लिमिटेड, बट क्यू लिमिटेड के बुक्स में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं दिखाया गया है। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023, हमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना के दिखाना है। हम एक काम करते हैं, ये नीचे का जो एडजस्टमेंट है इसको हम लोग यहाँ पर एक बार एक टाइमलाइन बना के देख लेते हैं, ताकि हमें पॉइंट्स जो है याद रह जाए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इलास्ट्रेशन 6, ये वाला हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखो ऐसे करके है, ईयर इसका स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से और खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को।
अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2022 में पीएल का बैलेंस है 32,000, तो यहाँ पर लिखते हैं पीएल का बैलेंस है 32,000। ये किसका बैलेंस बता रहा है, सब्सिडियरी का बताएगा। ये देखो यहाँ पर क्यू लिमिटेड, ऑब्वियसली सब्सिडियरी का ही बताएगा ना, उसी का चीज हमें बांटना है। तो ये हो गया क्यू लिमिटेड, ऐसे लिख देते हैं क्यू लिमिटेड का पीएल इस डेट पे है 32,000। अच्छा आगे बढ़ के देखते हैं, and equipment of Q Limited was revalued by P Limited 20% above its book value 4 लाख, मतलब 4 लाख का यहाँ पर रिवैल्यूएशन भी हुआ है इस डेट पे, ठीक है। और रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, 4 लाख का जो एसेट है, 4 लाख एसेट का वैल्यू क्या कर दिया गया है, 4 लाख एसेट का वैल्यू इंक्रीज किया गया है 20%, ठीक है। 4 लाख एसेट्स वैल्यू इंक्रीज्ड इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। 4 लाख जो है ये बुक वैल्यू है, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं 4 लाख जो है ये बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, ठीक है। तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मतलब बैलेंस शीट में जिस एसेट का वैल्यू इस डेट पे 4 लाख रहा है उसको 20% एबव, ठीक है, मतलब 20% जो है इंक्रीज, इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि एबव बुक वैल्यू मतलब रिवैल्यूएशन में एसेट का वैल्यू बढ़ाया गया है, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और हमें कुछ नहीं बोला है। अब हमें ट्रीटमेंट क्या करना है, पहला बात है कि हम लोगों को यहाँ पर ये ढूंढना पड़ेगा कि ये जो पहले देखो ये देख लेते हैं कि एसेट रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर, फिर एनी अदर डेट, तो एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, एनी अदर डेट बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो गया। तो डिप्रिशिएशन जो होगा, मतलब एसेट का वैल्यू बढ़ने पे जो डिप्रिशिएशन लगेगा बढ़े हुए वैल्यू पे, उसका इफेक्ट हमें दिखाना है पीएल के सब्सिडियरी कंपनी में। हम बताते हैं कैसे करके होगा, ठीक है। तो ये इतना हमें क्लियर हो गया। अच्छा चलो और क्या पॉइंट हमें देखना चाहिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे इक्विपमेंट जिसका ईयर एंड में वैल्यू 3,80,000 दिखा रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इक्विपमेंट, क्योंकि देखो क्वेश्चन में बताया था कि इक्विपमेंट को लेके ही रिवैल्यूड किया गया है। तो ये एसेट जो है ये कौन सा एसेट है, इसका नाम भी पूरा लिख लो, इक्विपमेंट, ठीक है। अगर लिख लियो एसेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट ये जो रिवैल्यूड हुआ है उसका वैल्यू 3,80,000 आज के डेट पे दिख रहा है, आज के डेट पे दिख रहा है, ठीक है। इक्विपमेंट बुक वैल्यू आज के डेट पे ये वाला दिख रहा है। अच्छा इसके साथ साथ हमें और क्या बताया है यहाँ पर, और क्या देखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर बोला है क्रेडिट बैलेंस 32,000 है और यहाँ पर है 80,000, ठीक है। ईयर एंड में 80,000 है, तो पीएल का जो बैलेंस है वो है 80,000 ईयर एंड में। तो हमें ये फाइंड आउट कर लेना चाहिए कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, तो कैसे पता चलेगा, 80,000 माइनस 32,000, तो ये कितना हो जाएगा 48,000, ठीक है। ये प्रॉफिट अर्न हुआ। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पहला ये कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जिसको बोलते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये कैलकुलेट करेंगे। और उसके साथ डिप्रिशिएशन का नया पॉइंट आया, ये वाला देखेंगे, ठीक है। अच्छा तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग आज डिप्रिशिएशन वाला कैलकुलेशन ही देखेंगे, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारा गुडविल या जो कैपिटल रिजर्व है उस पे आने वाला है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि बुक वैल्यू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्या हुआ, ठीक है। हमें पहले ये देख लेना चाहिए, ये देखो पॉइंट लिखवाया है मैंने, ऑलवेज कंसीडर्ड एज प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व रिवैल्यूएशन रिजर्व जो जनरेट होगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें चेक करना चाहिए। तो सबसे पहला वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन रिजर्व, पहले ये कैलकुलेट करें। रिवैल्यूएशन रिजर्व मतलब कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व जनरेट हुआ। अब कितना हुआ होगा ये देखो, रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना जनरेट हुआ होगा इसके लिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, बुक वैल्यू था, बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट 4 लाख। अब इस पे ऐड कर देंगे 20% इंक्रीज कर दिया तो 80,000। तो अभी एसेट का वैल्यू होना चाहिए 4,80,000। ये कौन से डेट पे होगा, ये पूरा का पूरा जो टास्क है ये 1/4/2022 में ही हो रहा है।
1422 में जिस ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू 4 लाख था, उसे 1422 में 20% से रीवैल्यू किया गया, और रिवैल्यूएशन होने के बाद एसेट का वैल्यू इतना बन रहा है। ठीक है, रिवैल्यूएशन होने के बाद एसेट का वैल्यू इतना बन रहा है। तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना होगा, बोलो। रिवैल्यूएशन रिजर्व बोलो या प्रॉफिट कितना बना, प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख का 4,80,000 हो गया, तो ये यही वाला रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है। 80,000 जो है रिवैल्यूएशन करके प्रॉफिट जनरेट हुआ। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया हम लोग का 80,000। ठीक है, अच्छा ये कैलकुलेट हो गया। अब इसका क्या करना है, ये 80,000 प्रॉफिट हम लोगों को हमेशा ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व में। मतलब जब हम लोग होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कॉलम बनाएंगे, तब ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमें ये चेक करना है कि डिप्रिसिएशन एडजस्टेड है कि नहीं। डिप्रिसिएशन एडजस्टेड नहीं हुआ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता दिया है कि इस पे कोई किसी तरह का एडजस्टमेंट इफेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं दिखाया गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग चेक करेंगे, जो एसेट का वैल्यू इतना हो गया था 1/4/2022 में, एसेट का वैल्यू कितना बन गया था, 4,80,000। ये सब मतलब ये सब इम्पैक्ट आने के बाद 4 लाख वाला एसेट 4,80,000 हो गया था। ठीक है, और डिप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ होगा, सोच के देखो। अगर ये एसेट का वैल्यू ये इतना हो गया है 3,80,000, तो इसका मतलब डिप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ है हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो अभी 4,80,000 हुआ है, लेकिन 4,80,000 का इम्पैक्ट जो है नहीं दिखाया गया है क्यू लिमिटेड ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ये देखो, इसका इफेक्ट जो है क्यू लिमिटेड पे नहीं दिखाया गया है। मतलब 3,80,000 जो एसेट का वैल्यू दिख रहा है क्यू लिमिटेड के बुक्स में, वो 4 लाख के बेसिस पे ही दिख रहा होगा। सोचो, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो 4,80,000 हुआ है ना, इसका इम्पैक्ट नहीं दिखाया गया है, और जो है पूरे अकाउंट्स को बना दिया गया है। इसका मतलब इन्होंने 3,80,000 का जो एसेट का वैल्यू आज दिखाया है, वो 4 लाख के बेसिस पे दिखाया है। तो इसका मतलब डिप्रिशिएशन कितना चार्ज हुआ होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, हम लोग डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो 1/4/2022 बुक वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 4 लाख, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिखाया गया है। और 31 मार्च 2023 बुक वैल्यू ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट 3,80,000। ठीक है, तो इनके हिसाब से डिप्रिशिएशन कितना निकल के आता है, इनके हिसाब से डिप्रिशिएशन निकल के आता है 20,000। ये हम इसके बेसिस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्लियरली बता दिया कि इसका कोई इंपैक्ट दिखाए बिना ही फाइनल अकाउंट्स बना दिया गया है। मतलब 4 लाख के बेसिस पे 3,80,000 डिप्रिशिएशन चार्ज हुआ है। मतलब डिप्रिशिएशन का अमाउंट जो है वो 20,000 है। अब क्वेश्चन में क्या है ना, डिप्रिशिएशन का रेट गिवन नहीं है, तो रेट भी हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग परसेंट रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल जैसे हम लोग जो है परसेंटेज से कैलकुलेट कर पाते। जैसे कि ये देखो 20,000 डिप्रिशिएशन लग गया है कितने वैल्यू के एसेट पे, 4 लाख के एसेट पे। तो इस तरह से हम लोग अपना लॉजिक लगा के डिप्रिशिएशन का रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है, चेक करते हैं, 50% की 5%। 20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 लाख, मैम 5%। 5% पर एनम हो गया। मतलब इन्होंने अपने 4 लाख के एसेट पे 5% डिप्रिशिएशन लगा के उस एसेट का वैल्यू 3,80,000 कर दिया है। लेकिन क्योंकि रिवैल्यूएशन हुआ है, तो एसेट का वैल्यू एक्चुअली 4 लाख नहीं है, 4,80,000 है। तो इन्होंने कितने पे डिप्रिशिएशन नहीं लगाया होगा, 80,000 के अमाउंट पे। तो उस पे डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। डिप्रिशिएशन फॉर रिवैल्यूड अमाउंट इज रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ 80,000। 80,000 कौन सा लिख रहे हैं, ये वाला। ठीक है, अमाउंट इज डिप्रिसिएशन फॉर रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ 80,000 इज 80,000 into 5%।
तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है, ये 4000 डिप्रिशिएशन हो गया। अच्छा देखो, जो भी पॉइंट लिख पाया था वो सारी चीज हम लोगों ने कर लिया। पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व निकाल लिया, कितना रिवैल्यूएशन रिजर्व है। फिर हम लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि एसेट रिवैल्यूड कब हुआ है। अगर एट द एंड ऑफ द ईयर पे होता तो डिप्रिशिएशन का कोई चेंज नहीं करना पड़ता, क्योंकि किसी और डेट पे हो रखा है। तो यहाँ से यहाँ तक डिप्रिशिएशन जो इन्होंने लगाया 4 लाख के एसेट पे 3 लाख मतलब 20,000 लगा के 3,80,000 किया है, जबकि 4,80,000 के एसेट पे डिप्रिशिएशन लगना चाहिए। तो डिप्रिशिएशन का हमें क्या करना पड़ेगा, इफेक्ट दिखाना पड़ेगा जो एक्स्ट्रा डिप्रिशिएशन लग रहा है। तो रीवैल्यूएट अमाउंट पे एक्स्ट्रा 4,000 का डिप्रिशिएशन लगेगा, और इसे कहाँ चार्ज करना है, डिप्रिशिएशन विल गेट इफेक्ट। तो डिप्रिशिएशन इफेक्टेड हुआ, हमें डिप्रिशिएशन को चेंज करना पड़ेगा, मतलब जितना भी इन्होंने 20,000 प्लस 4,000 टोटल 24,000 डिप्रिशिएशन हो गया। तो डिप्रिशिएशन विल गेट इफेक्ट एंड सो इफेक्ट इन पीएल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। तो इसका मतलब ये जो सब्सिडियरी कंपनी है क्यू लिमिटेड, जिन्होंने रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट नहीं दिखा के ही अपना पीएल बना दिया होगा, ठीक है, तो पीएल में ही डिप्रिशिएशन दिखाते हैं, तो बोल रहे हैं कि इनके पीएल में इसका इंपैक्ट दिखाना चाहिए, ये चीज बोल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे दिखाएंगे वो हम लोग अभी देखते हैं इसके बाद का स्टेप्स में। तो इतना तक हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है, इतना तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, ठीक है। हम एक बार फिर से बता देते हैं ताकि क्लियर हो जाए बात। यहाँ पर बोला है कि एक एसेट है, हम पहले एसेट का ही बोल रहे हैं फिर पीएल का बोलेंगे। एक एसेट है जिसको पी लिमिटेड यानी कि होल्डिंग कंपनी ने रिवैल्यूट किया था, जिस एसेट का बुक वैल्यू था 4 लाख, जिसे 20% में रिवैल्यूट किया था, तो वो बन गया था 80,000, ठीक है। लेकिन ये इंपैक्ट इन्होंने दिखाया नहीं, मतलब सब्सिडियरी कंपनी का एसेट रिवैल्यूट हुआ है बट उन्होंने दिखाया नहीं, तो उन्होंने दिखाया नहीं और अपना फाइनल अकाउंट्स बना लिया। मतलब 4 लाख के हिसाब से 3,80,000 जो है एसेट का वैल्यू दिखा रहा है एंड में, तो 20,000 डिप्रिशिएशन माना है, तो 5%। तो इन्होंने बढ़े हुए अमाउंट यानी रिजर्व से क्रिएटेड जो एसेट का वैल्यू है उस पर डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं किया, जो कि होता है 4,000। तो इसका इंपैक्ट हमें दिखाना पड़ेगा। बस अभी तो हम लोगों ने इतना ही कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 3, मेन वर्किंग कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी निकल के आएगा, और ये पूरे कैलकुलेशन को कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, मतलब कंट्रोलिंग लेने के लिए क्या कॉस्ट बियर करना पड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कॉलम बना लेंगे होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अच्छा, पहले ये निकालेंगे कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग क्या है। तो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कैसे पता करेंगे, सिंपल तरीका, कितना होल्ड कर रखा है, 3,600 शेयर्स इंटू 100, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4,000, ठीक है। डिवाइडेड बाय 100 करने से 4,000 नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट इसका मतलब 400 शेयर्स होगा इनके पास अगर 3,600 है 4,000 में से, तो ये हो जाएगा तो 90%। तो ये 10% हो जाएगा। तो पहले तो होल्डिंग निकाल लिया हम लोगों ने। इसके बाद क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि क्या क्या लेना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पाने के लिए, या फिर गुडविल या कैपिटल रिजर्व, मतलब किसी को अपना सब्सिडियरी कंपनी बनाने के लिए होल्डिंग कंपनी को लेना पड़ेगा इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना खरीदा होगा, 90%, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर देखो 4 लाख, तो 4 लाख का 90%, तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 लाख का 90% और 10%, ठीक है। 4 लाख पे होगा तो 90% यानी 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। और ये 10% मतलब हो जाएगा 40,000। इधर माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या लेना पड़ता है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। अब रिजर्व सरप्लस का भी पार्ट हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर ये तो हम लोगों ने लास्ट दिन सीखा था ना, ये देखो यहाँ पर हम लोग का स्टार्टिंग में पीएल इतना है, और इस क्वेश्चन में ना सिर्फ एक ही रिजर्व है, रिजर्व सरप्लस में सिर्फ पीएल का ही बात किया गया है। तो 80,000 का पीएल अभी बना है, तो ड्यूरिंग द ईयर में इतना 48,000, और पहले से था 32,000, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, पहले 32,000 था, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑन वन डेट है 1/4/2022, ठीक है। 1/4/22
के हिसाब से प्रॉफिट का अमाउंट है 32,000, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 32,000। अब इसका भी 90% और 10% हो जाएगा, ठीक है। ये है प्री एक्विजिशन, क्योंकि यहाँ पर एक्वर्ड डेट कुछ दिया नहीं है, ठीक है। एक्वर्ड डेट हाँ दिया है, 1 अप्रैल 2010 को एक्वर हुआ था, पहले ही एक्वर हुआ था, ठीक है। तो ये वाला जो है ये तो फिर पोस्ट एक्विजिशन हो जाएगा। ये प्रॉफिट अगर 10 में हुआ है, ये शायद गलत दिया है, ये 10 नहीं होगा, ये 22 ही होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये वाला क्वेश्चन जो सॉल्व किया है ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के हिसाब से दिया गया है, ये ना गलत दिया हुआ है, ये डेट जो है ये 22 होगा, ये 1 अप्रैल 2022 होगा, इस डेट पे लिया गया होगा। तो इस ऑन दैट मोमेंट जब लेने जा रहा है तब का जो प्रॉफिट है वो भी परचेज करना पड़ेगा। तो जब खरीदने जा रहा है तब का जो प्रॉफिट है वो है 32,000, ठीक है। अब 32,000 का 90% यहाँ पर लिख देते हैं 32,000। तो 32,000 का 90% और 10% हो जाएगा। तो चेक करते हैं 32,000 का 90%, 28,800 और 10% मतलब 3,200। ये हो गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। अच्छा, उसके बाद जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो भी हम लोग यहाँ पर लेंगे, लेकिन उसके पहले प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ये देखो कैपिटल रिजर्व में क्या क्या जाना चाहिए, ये वाला भी जाएगा कैपिटल रिजर्व में, मतलब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के तरह ट्रीट होगा कौन सा, रिवैल्यूएशन का रिजर्व, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना हुआ है 80,000, इसे भी हमें इस प्रॉफिट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन रिजर्व की तरह। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे जो भी प्रॉफिट निकल के आएगा उसका ट्रीटमेंट जो है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का जो ट्रीटमेंट है वैसा ही होगा, सेम टू सेम वैसा ही होगा। तो 80,000, ठीक है। 80,000 का 90% यानी 72,000, और यहाँ पर हो जाएगा 8,000, 10% मतलब 8,000, ठीक है। तो जो रिवैल्यूएशन रिजर्व जनरेट होता है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल प्री एक्विजिशन प्रॉफिट की तरह ही होगा। तो ये हो गया। अच्छा, अब पोस्ट एक्विजिशन जो प्रॉफिट है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना निकल के आया, ये देखो इस डेट पे एक्वर हुआ, उसके बाद का पूरा प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन। तो ये टोटल कैसे बना होगा, इसमें ये 32 ऐड है, इसीलिए तो लेस करके हम लोगों ने 48,000 दिखा दिया। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है 48,000 है, ठीक है। तो 48,000 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 48,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना पड़ेगा। पहला तो ये स्टेप हमें फॉलो करना है, 48,000 का 90% लगाएंगे 43,200, ठीक है। अच्छा हाँ, इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होगा, इसमें थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन होगा, क्यों सोचो, क्योंकि 48,000 का जो हम लोग का प्रॉफिट है इसमें हमें लेस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 4,000, ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सब्सिडियरी कंपनी ने अपना जो पीएल बनाया होगा, तो सब्सिडियरी कंपनी ने एक्वर होने के बाद जो पीएल बनाया उसमें तो डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं दिखा है। तो जो प्रॉफिट दिख रहा है वो एक्स्ट्रा दिख रहा है, क्योंकि उस पे ये डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है। 20,000 का इम्पैक्ट है, ये नहीं दिखाया गया है, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। तो हमें रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, लेस डेप्रिसिएशन 4,000 कर देना पड़ेगा। यहां से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन रीवैल्यूड अमाउंट, ये हो जाएगा हम लोग का 4,000, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 44,000 प्री पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 44,000। अब ये 44,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, 90 और 10% में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4400 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और ये वाला हो जाएगा इंटू 90%, यानी कि ये वाला हो जाता है 39,600, ठीक है। अच्छा, अब इसका क्या होता है, इसका देख लो, इसको एक काम करते कलर चेंज करके लिखते 39,600 ये वाला, ठीक है। स्पेशली ये वाला क्यों कलर चेंज करके लिख रहे हैं,
क्योंकि जब हम लोग गुडविल या क्या बोलते हैं उससे कैपिटल रिजर्व जो भी है वो कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमें इसका एडिशन नहीं करना चाहिए, है ना। हम लोग को क्या क्या देखना है कि एक्वायर करने के पहले हमें क्या क्या लेना पड़ेगा। हमें लेना पड़ेगा सब्सिडियरी कंपनी बनाने के लिए उसका कैपिटल, शेयर कैपिटल तो हम लोग 90% ले रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी परचेस करना पड़ेगा, और क्योंकि रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट है तो वो भी लेना पड़ेगा। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट नहीं लेंगे क्योंकि ये कहां पर जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफर होगा पीएल में, ठीक है, पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां तक हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए कैलकुलेट होगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूरा कैलकुलेट होगा, इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला पहले हम लोग चेक करते हैं कि हम लोगों का टोटल क्या आ रहा है हमारे पास जब हम लोग सब्सिडियरी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। 3,60,000 का शेयर मिलेगा, 28,800 का प्रॉफिट ले रहे हैं, और 72,000 का जो है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी 4,60,800, 4,60,800 हो रहा है। यहां से लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मुझे यहाँ जगह मिल गया तो यहाँ कर दिया मैंने। अगर नहीं जगह मिल रहा है कॉपी में तो कोई बात नहीं, इसका यहाँ नीचे लगाओ, बस इसको ऐड ना करो तभी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का 5,60,000 से परचेस किया है हम लोगों ने, 5,60,000 से, इसका मतलब गुडविल है, एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है। तो चेक करते हैं कितना हो जाएगा, -5,60,000, तो ये हो गया 99,200, ठीक है, 99,200 ये हो जाता है गुडविल, ठीक है, ये गुडविल हो गया। तो इसका मतलब परचेज में हमारा गुडविल जनरेट हुआ। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड करते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में क्या क्या आता है, सारा चीज आ जाता है, ठीक है, प्री पोस्ट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो कोई नया कंपनी को लेने का बात नहीं, ये पहले से ही एस लिमिटेड में थे, एस लिमिटेड क्यू लिमिटेड में थे, अभी भी वो क्यू लिमिटेड में है, होल्डिंग 10% हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक करते हैं कितना कितना आएगा। 40,000 माइनॉरिटी इंटरेस्ट का शेयर कैपिटल है, 3,200 प्रॉफिट है, 8,000 का रिजर्व का प्रॉफिट मिला है, 8,000 के बाद 4,400, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाता है 55,600, ठीक है, ये कैलकुलेट होके आ गया। तो पूरा जो है ये कैलकुलेशन जो इंपॉर्टेंट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं, बस सिर्फ बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। देखो ये तो हम लोग जैसे करते हैं वैसे वाला, पहले परसेंटेज होल्डिंग निकाल लिया, फिर शेयर कैपिटल में कितना हिस्सा है होल्डिंग का, कितना माइनॉरिटी इंटरेस्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस जो एक्विजिशन के पहले मतलब प्री, दो तरह का प्रॉफिट होता है ना, एक एक्वायर करने के पहले का प्रॉफिट जो परचेज करना पड़ता है, एक्वायर करने के बाद का प्रॉफिट जो मिलके करते हैं, हमारा मेहनत है इसीलिए हम लोग अपने पीएल में दिखा देंगे, ठीक है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए ऐसा क्यों नहीं होता है कि कैपिटल प्रॉफिट अलग, क्योंकि ये तो पहले से ही क्यू लिमिटेड में थे, अभी भी है। लेकिन यहाँ पर जो होल्डिंग कंपनी है पी लिमिटेड का सोचो, ये पहले से थोड़ी ना क्यू लिमिटेड को एक्वायर कर रखा था, किसी एक पॉइंट पे एक्वायर किया है, तो एक्वायर करने के पहले का प्रॉफिट का ट्रीटमेंट अलग होगा, बाद का अलग होगा, ठीक है। और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट होता है, इसीलिए ये कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रीट किया गया है। और यहाँ से हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लिया, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो तो हम लोग पीएल में दिखाते हैं, वो तो हमारे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का हिस्सा नहीं होता है, मतलब गुडविल कैलकुलेट करने का या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने का हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसके बाद बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, consolidated balance sheet as on consolidated balance sheet as on 31st of March 2023. Note number, particulars, equity and liabilities, shareholders fund, share capital,
रिजर्व एंड सरप्लस। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे नॉन कर, पहले देख लेते हैं क्या है आइटम। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम लोग नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंडर ही दिखा देते हैं। अच्छा, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आएगा, इसको तो दिखाना ही पड़ेगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर। इसके अंदर आ जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मतलब अदर लाइबिलिटीज होता है, तो इसको हम लोग करेंट लाइबिलिटी में दिखाते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे करेंट लाइबिलिटीज एक्सटर्नल मतलब अदर, अदर लाइबिलिटीज लिख देते हैं और नोट्स में लिख देंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो नोट नंबर यहाँ पर, नोट नंबर 1 2 3 4। नेक्स्ट एसेट। एसेट्स में आ जाएगा हम लोग का, देखते हैं क्या है इंफॉर्मेशन। इक्विपमेंट है मतलब फिक्स्ड एसेट। एसेट्स में आ जाएगा फिक्स्ड एसेट, और इसमें दो पॉइंट आ जाएगा टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल इंटेंजिबल, क्योंकि गुडविल आया है। इंटेंजिबल, टेंजिबल इंटेंजिबल हो गया। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ये तो कैंसिल आउट हो जाता है, अदर एसेट मतलब करेंट एसेट। फिक्स्ड एसेट और हम लोग नेक्स्ट लिखेंगे करेंट एसेट। करेंट एसेट में अदर एसेट्स। अब इसका नोट नंबर नेक्स्ट इसका हो जाएगा 5 6 और 7। अच्छा, अब हम लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। तो पहले यहाँ पर शेयर कैपिटल होगा इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच कितना सारा है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 16 और 4 जीरो, ठीक है 16 और 4 जीरो 16 शेयर ऑफ 100 ईच, तो कितना हो जाएगा 1600000000। कितना हो रहा है 16 लाख। अच्छा, ये मैंने ज्यादा लिख दिया लग रहा है, 100 से डिवाइड करने से तो दो जीरो कैंसिल आउट हो जाए, मतलब 16 के बाद 3 जीरो मतलब 16,000। 16,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, तो 16,000 इंटू 100 करने से हो जाएगा 16 लाख। ठीक है, 16 लाख इक्विटी शेयर। यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये वाला इक्विटी शेयर कभी नहीं लिखते क्योंकि ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2 फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस का यहाँ पर एक ही आइटम है पीएल, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो होल्डिंग का कितना है 2 लाख होल्डिंग। अच्छा, यहाँ पर होल्डिंग का नाम है पी लिमिटेड, तो हमें पी लिमिटेड लिखना चाहिए। ये भी लिखते हैं पी लिमिटेड। पी लिमिटेड, इनका पहले से है 2 लाख।
अच्छा, हमारा तो गुडविल जनरेट हुआ है। अच्छा, और तो कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर ये वाला, और क्या है यहाँ पर, चेक करते हैं। यहाँ पर हम लोग का कैपिटल रिजर्व, ये तो हमारा एडजस्ट हो जा रहा है। ये 39,600, ये हम लोग का ट्रांसफर हो जाएगा पीएल में, ये आएगा 39,200, है ना। ये सब तो एडजस्ट हो गया, ये सब तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जो 39,600 है, ये तो ट्रांसफर पीएल में होगा ना। ये जो है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के यहाँ पर भी आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ठीक है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 39,600। अच्छा, तो ये टोटल करने से 2,39,600 ये बन गया। नेक्स्ट, नोट नंबर 3, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट वर्किंग नोट नंबर 1, ये वाला भी लिखना चाहिए, वर्किंग नोट नंबर 1 से हमें मिला है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 55,600, 55,600। ओके। अच्छा, इसके बाद नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 है ये वाला, अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज। अदर लाइबिलिटीज में ये वाला पॉइंट आ जाएगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी 30 लाख और 19 लाख 20,000। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज पी लिमिटेड और क्यू लिमिटेड, अमाउंट है 30 लाख और 19 लाख 20,000। 30 लाख और 19 लाख 20,000, तो टोटल हो जाएगा 49,20,000, ठीक है। 49,20,000, हाँ सही बात है। अब नेक्स्ट एसेट का हो जाएगा, ठीक है। ये एक बार पुट कर लेते, ये सारे वैल्यूज मिल गए। तो 16 लाख, 2,39,000, ये हो जाएगा 16,02,39,000। अच्छा, 16,02,39,600, अच्छा 55,600। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 55,600, और ये दोनों टोटल करके आ रहा है 49,20,000, 49,20,000। अब करेंगे टोटल, चेक करते कितना है। 16 लाख प्लस 2,39,600 प्लस 55,600 प्लस 49,68 है, बोलो। 68,15,200। हाँ, 16,15,000। तो यहाँ भी इतना ही होना चाहिए। चलो चेक करते हैं, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5, और पहला है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल एसेट, फिर इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट दो तरह का हो जाएगा, सॉरी दो जन का होगा, पी लिमिटेड क्यू लिमिटेड। इक्विपमेंट, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, हमें कितना लिखना है इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए, ठीक है।
तो इक्विपमेंट लिखेंगे पी लिमिटेड, इनका तो कोई रिवैल्यूएशन वाला इम्पैक्ट है नहीं, तो इनका जैसा है वैसा लिख देंगे। पी लिमिटेड 10 लाख, ठीक है। अच्छा, क्यू लिमिटेड का कितना लिखना चाहिए, ये तो बिना रिवैल्यूएशन के इफेक्ट को दिए हुए, ठीक है। और अगर रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हम लोग दे देते हैं तो एक्चुअली इस एसेट का रिवैल्यूएशन करने के बाद वैल्यूज जो है, सेकंड, तो देखो तो इसके लिए कितना हो जाएगा, क्यू लिमिटेड का हम लोग का एसेट का वैल्यू हो जाएगा 4,80,000। डिप्रिशिएशन इस पे चार्ज होगा, देखो रिवैल्यूएशन वो मतलब यहाँ पर कैलकुलेट चाहे तो कर सकते थे। यहाँ पर जो जगह है ये देखो, डिप्रिशिएशन यहाँ पर निकाल ले तो आसान हो जाएगा, वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला हम लोग लिख सकते हैं। तो नाउ वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, नाउ वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, वहां जगह नहीं होगा इतना सारे चीजों का। इक्विपमेंट विल बी, एक्चुअली कितना हो जाएगा, 4,80,000 का रिवैल्यूएशन के बाद 1 तारीख का इसका वैल्यू हुआ, माइनस इस पे डिप्रिशिएशन 4,000, एक्चुअली 4,000 नहीं, 4,000 तो बढ़े हुए अमाउंट पे 24,000 है ना, सिर्फ 4,000 करेंगे तो कैसे वैल्यू आएगा, ठीक है। 24,000 करना पड़ेगा। तो देख लो 4,80,000 माइनस 24, तो ये हो रहा है 4,56,000, ठीक है, 4,56,000। एक्चुअली रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट देने के बाद, डिप्रिशिएशन का इम्पैक्ट देने के बाद 4,56,000 होना चाहिए। तो ये हम लोग वर्किंग नोट नंबर लिख देंगे 2, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2 से मिला है। फोर लैख 56,000, तो टोटल करने से 14,56,000। अच्छा, और इंटेंजिबल एसेट नोट नंबर 6, नोट नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट, इसमें गुडविल, इंटेंजिबल एसेट इसमें हो जाएगा गुडविल, ठीक है। तो गुडविल कितना हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3 से 99,200, वर्किंग नोट नंबर 3 से 99,200, ये हो गया गुडविल। नेक्स्ट नोट नंबर 7, ये कौन सा है, ये है हम लोग का अदर एसेट। अदर एसेट में पी लिमिटेड का 32,40,000, 32,40,000। क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड का 20,20,000, 52,60,000, 52,60,000। अच्छा, पुट कर देते हैं। एसेट में टेंजिबल हो रहा है 14,56,000, 14,56,000। इंटेंजिबल में गुडविल है 99,200, 52,60, 99,200, 52,60, 52,60, चेक कर लेते हैं। 14,56 प्लस 99,200 प्लस 52,60, 68,15,200, हाँ ठीक है, 68,15,200, ठीक है। तो अगर हम लोग का मतलब इस तरह से डिप्रिशिएशन होता है, सॉरी रिवैल्यूएशन होता है और उस पर डिप्रिशिएशन का इम्पैक्ट नहीं दिया गया है तो हमें इस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन के साथ ही, ये वाला तो हो गया, अब नेक्स्ट हम लोग की बात करें इलास्ट्रेशन 7, ठीक है, बोनस शेयर के बारे में बताया गया है।
तो इसका पहले पॉइंट लिखवा देते हैं कि अगर बोनस शेयर इशू होता है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो बोनस शेयर, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट लिख लेते हैं। बोनस, बोनस का ट्रीटमेंट इनको डिविडेंड होगा मेरे पास, बोनस ये होना चाहिए। यस, मुझे पॉइंट नहीं मिल रहा। पॉइंट लिखवा देने से क्या होगा, चीज जो टाइम जाएगा तो करने में आसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, बोनस भी मिल गया। तो यहाँ पर लिखते हैं वे सब्सिडियरी कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी इश्यूज बोनस शेयर। ठीक है, अगर सब्सिडियरी कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो इसमें इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी क्या होगा, इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी क्या करना है, और इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी ये क्या था। ठीक है, चलो। ये क्या यहाँ पर हो जाएगा, डिक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो देखो ये तो होना चाहिए ना। सब्सिडियरी कंपनी अगर बोनस इशू करती है, बोनस इशू करने का मतलब अगर बोनस चैप्टर किए हो, मतलब मैंने तो करवाया है, याद करो एक बार। बोनस में क्या होता है, फ्री में जब शेयर दिया जाता है उसे बोनस शेयर बोला जाता है। तो बोनस शेयर इशू करने से शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बिकॉज शेयर जो है इशू करने पे हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब ही होता है बोनस शेयर इशू करना। तो प्रॉफिट जो रिजर्व सरप्लस के अंडर होगा उसे कैपिटलाइज करते हैं। तो रिजर्व सरप्लस में पीएल वगैरह कम होता है, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट से जो है बोनस ट्रांस मतलब प्रॉफिट से बोनस देना पड़ता है। बोनस देने का मतलब है, बोनस शेयर इशू करने का मतलब फ्री में शेयर देना। फ्री में शेयर देने से हम लोग अपने प्रॉफिट को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट तो डेबिट नहीं होता है। तो इसलिए बोल रहा है कि प्रॉफिट को डेबिट करने से क्या होगा, रिजर्व सरप्लस जो है वो डिक्रीज होगा। तो रिजर्व सरप्लस इसीलिए बोला है क्योंकि इसमें पीएल होता है, जनरल रिजर्व होता है, जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं बोनस शेयर इशू करने के लिए। इसीलिए मैंने एक ही पॉइंट में लिखवा दिया, डिक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, और इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या होगा, ये तो सब्सिडियरी कंपनी का इम्पैक्ट हो गया। अच्छा, अब इन द बुक्स ऑफ होल्डिंग कंपनी क्या इम्पैक्ट होगा, अगर सब्सिडियरी कंपनी जो है बोनस इशू करती है तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ
share and the holding percentage will चेंज। ठीक है, ये सब छोटा छोटा पॉइंट ना एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कुछ भी ऐसे एमसीक्यूज में दे दे ऑप्शंस की ऐसा हुआ है तो क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखो ये बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर सब्सिडियरी बोनस इशू कर रही है तो होल्डिंग को भी मिलेगा, तो देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स, तो इनके पास शेयर एक्स्ट्रा आ जाएगा। मतलब बोनस कैसे इशू किया जाता है, कंपनी एक रेशियो में बोनस इशू करती है, जैसे कि अगर किसी के पास पहले से ही मेरा 2 शेयर है तो उसे 1 बोनस शेयर मिल जाएगा। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी के पास भी तो पहले से शेयर है, तभी तो वो होल्डिंग कंपनी है, होल्डर है इस कंपनी की, तो इनको भी बोनस शेयर मिलेगा और बोनस शेयर मिलने पे इनका परसेंटेज ऑफ होल्डिंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अब हम लोग जो है एक क्वेश्चन से ये देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है बोनस शेयर इशूड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स, यहाँ पर बोल रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट से बोनस शेयर इशू किया गया है, ऐसा है ये क्वेश्चन। द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ ईच लिमिटेड एज एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31st of December 2022 एज फॉलोज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में शेयर कैपिटल शेयर ऑफ 10 each, ये और ये अमाउंट है। रिजर्व 2,40,90 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों ही जो है रिजर्व सरप्लस के अंडर आता है। ठीक है, टोटल ये दे दिया है। एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स और 24,000 शेयर्स में 24,000 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। मतलब ये जो है ये पूरा 100% होल्डिंग नहीं है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी आएगा। अब आगे क्या बोला है, एस लिमिटेड है रिजर्व ऑफ 90,000 व्हेन एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर इन एस लिमिटेड बट द पीएल अकाउंट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड वाज फुल्ली अर्न्ड आफ्टर द परचेज ऑफ शेयर्स। बोल रहा है कि एस लिमिटेड का जो रिजर्व है, वैसे तो यहाँ पर 90,000 दिख रहा है, बोल रहा है कि वही था 90,000 था जब एच लिमिटेड ने शेयर एक्वायर किया था इस लिमिटेड में, बट द पीएल बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, ठीक है, ऑफ एस लिमिटेड वाज फुल्ली अर्न्ड आफ्टर द परचेज ऑफ शेयर, मतलब एक्वायर होने के बाद का है, मतलब ये पोस्ट हो गया और ये प्री हो गया। ठीक है, यहाँ पर हेड रिजर्व हाँ प्री हो गया। अच्छा, एस लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर, इन्होंने डिसाइड किया है कि बोनस शेयर इशू करेंगे आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, ये वाले प्रॉफिट को यूज करेंगे बोनस इशू करने के लिए इन द रेशियो ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी, ये ना 5 होगा। ठीक है, एवरी 5 शेयर्स हिल्ड, अगर कोई मेरे कंपनी में 5 शेयर होल्ड कर रहा है तो उसे 2 शेयर एज अ बोनस शेयर मिल जाएगा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर द इशू ऑफ बोनस शेयर एंड आफ्टर द इशू ऑफ बोनस शेयर, यहाँ पर हमें बैलेंस शीट करने के लिए नहीं बोला है, बोल रहा है कि बोनस इशू करने के पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना होगा, बोनस शेयर इशू होने के बाद का गुडविल या कैपिटल रिजर्व कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा यहाँ पर, यहाँ पर भी हम लोग एक बार जो है क्वेश्चन को ड्रॉ कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 7 नहीं 6 सॉरी 7 अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बोला है कि 31st December 2022 का एस लिमिटेड हैज रिजर्व ऑफ 90,000 व्हेन एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स इन एस लिमिटेड, मतलब प्री एक्विजिशन। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन रिजर्व ये थोड़ा सा लिख लेते हैं तो समझने में आसानी होगा। डेट नहीं दिया है क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा डेट नहीं दिया है तो कौन सा डेट मानेंगे, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, ये अगर एक बार चेक करोगे मैंने ये पॉइंट लिखवाया था, अगर हमें कोई भी डेट नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कब एक्वायर हुआ है, तब हम लोग हमेशा इफ द डेट ऑफ एक्विजिशन इज नॉट गिवन देन ऑलवेज एज्यूम होल्डिंग मतलब होल्डिंग कंपनी कब एक्वायर किया, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर हमेशा। ठीक है, ये मैंने पॉइंट लिखवाया था, तो ये इसी पॉइंट पे है क्या मुझे पता नहीं कि इसमें है तो हम दिखा रहे हैं, नहीं इसमें नहीं, दूसरे वाले पीडीएफ में। ठीक है, तो यहाँ से नहीं दिखा सकते, तुम लोग कॉपी में एक बार देख लो, मैंने ये वाला पॉइंट लिखवाया, मतलब कब होल्डिंग बाय डेट ऑफ एक्विजिशन गिवन नहीं है तो यही वाला डेट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर कब होगा, ये 31st दिसंबर है, तो इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो जाएगा 1st of Jan 20। ठीक है,
ये रेट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। इस डेट पे रिजर्व था, ठीक है, इस डेट पे रिजर्व था 90,000, ऐसे लिख लेते, क्योंकि जब हमें पता है कि डेट ऑफ एक्विजिशन हम लोग ओपनिंग डे ईयर कब मानेंगे, जब अगर हमें कोई डेट नहीं दिया हुआ है तो, ठीक है, ये रिजर्व हो गया। अच्छा, अब इसके बाद पीएल, यहाँ पर बोल रहा है व्हेन एच लिमिटेड एक्वायर्ड द शेयर्स इन एस लिमिटेड बट द पीएल अकाउंट बैलेंस ऑफ एस लिमिटेड वाज फुल्ली अर्न्ड आफ्टर द परचेज ऑफ द शेयर। और पीएल में जितना भी अमाउंट निकल के जितना भी अमाउंट शो हो रहा है, जितना भी अमाउंट निकल के आया है, ये पूरा का पूरा आफ्टर एक्विजिशन है। तो ये पीएल जो है ये ड्यूरिंग द ईयर में ही पूरा जनरेट हुआ हो, ये ड्यूरिंग द ईयर में ही जनरेट हुआ होगा। ड्यूरिंग द ईयर में पीएल बना हुआ है जितना दिख रहा है, बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पीएल दिख रहा है 1,20,000, ईयर एंड तक भी यही दिख रहा है, मतलब ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000, मतलब यहाँ पर था जीरो बेसिकली, और ये 1,20,000 अर्न होने के बाद ईयर एंड में 31 मार्च 2022 में 1,20,000 दिख रहा है, जीरो था प्लस 1,20,000, ऐसा क्वेश्चन में हमें बोला है। और इन्होंने डिसाइड किया कि बोनस शेयर देंगे और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से देंगे। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट को यूज करना है, यूज फॉर बोनस, ठीक है। और बोनस रेशियो क्या है, यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, बोनस रेशियो डिसाइडेड है। बोनस रेशियो ऐसे लिखा जाता है, जैसे 5 के बदले 2 मिलेगा तो 5:2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जब बोनस शेयर का क्लास करोगे तब देख सकते हो 5:2 इस तरह से होता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन हमें दो तरह से करके दिखाने के लिए बोला है। एक तो बोला है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब गुडविल या फिर जो भी क्या बोलते हैं उसे, गुडविल हो या फिर कैपिटल रिजर्व हो, जो कैलकुलेट होके आएगा आउट ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन, सॉरी, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बिफोर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर एंड आफ्टर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब किसी को परचेज कर रहे हैं उसके कंट्रोलिंग के लिए, मतलब गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व जो भी जनरेट होगा, गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, तो ये हम लोग करते हैं बिफोर इशू ऑफ बोनस, पहले ये करते हैं बिफोर इशू ऑफ बोनस। तो पहले हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं, होल्डिंग का कितना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना है, होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ये 24,000 आउट ऑफ 30,000 इंटू 100, और ये हो जाएगा 6,000। इसको रेशियो में भी कर सकते हैं हम लोग, अगर 100 मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो रेशियो में आंसर आ जाएगा 24/30, फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक ही बात है, 80%, और ये हो जाएगा इसका मतलब 20%, ठीक है। ये कैलकुलेट हो गया परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, 80% और 20%। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कितना इक्विटी शेयर कैपिटल लेना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, ठीक है। 3 लाख का 80%, ये रुपीज साइन है, 3 लाख का 80% 2,40,000, और 20% 60,000, 20% हो जाएगा 60,000। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्या दिखाएंगे, नेक्स्ट हमें देखो, हमें क्या दिखेगा, क्या हमें प्रॉफिट खरीदना पड़ रहा है, प्रॉफिट खरीदना पड़ रहा है। देखो 90,000 जो प्रॉफिट है ये प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ये भी खरीदना पड़ेगा, बट पीएल कुछ नहीं था तो पीएल का एडजस्टमेंट हम लोग नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो 90,000 का जो रिजर्व है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, ऐड करेंगे प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन रिजर्व रुपीज 90,000, 90,000 का 80%, 72,000, और यहाँ पर हो जाएगा 20%, मतलब 18,000,
18,000, ठीक है। अच्छा, और तो कुछ परचेज नहीं करना पड़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए यही दो डेटा ऐड होगा और हम लोग को देख लेना पड़ेगा, क्योंकि बोनस का इम्पैक्ट तो दिखाना नहीं इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर बोनस मैंने कुछ नहीं दिखाया, सिंपल कर लिया है क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 2,64,000। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना पेमेंट करके लेना पड़ा, ये रहा 4,20,000। तो गुडविल जनरेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ बोलो। 2,60,000 করতে হবে না ম্যাম? 2,40,000 আছে, 72,000 আছে, তাহলে তো 3,12,000 হবে। तो তাহলে ভুল অ্যাড করে দিয়েছি 70, ও 3 লাখ 3 लाख 12। अच्छा, माइनस कर लेते हैं 4,20,000, ठीक है। तो गुडविल निकल के आ रहा है 1,08,000। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में गुडविल निकल के आ रहा है 1,08,000, ठीक है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगर हम लोग नहीं भी कैलकुलेट करेंगे ना तो भी चलेगा इस क्वेश्चन में। क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करने बोला है। फिर भी अगर इस सिचुएशन में हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, लेकिन हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी आता है, तो फिर उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर चाहो तो इसको करके दिखा सकते हैं, ऐड करके दिखा देते हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, अगर हम लोग किसी तरह से बोनस का इंपैक्ट नहीं दिखा रहे हैं तो हम लोग मान लेते कि बोनस इश्यू नहीं हुआ, तो 1,20,000 पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है यहाँ पर, 1,20,000, ठीक है। अच्छा, अब इसका 80%, इसका 80% यहाँ पर चला जाएगा 96,000 और 24,000, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, ठीक है। मतलब अभी समझ में आ जाएगा कि कौन से चेंज का बात करें, क्योंकि मैंने प्रॉफिट को एज इट इज रखा, क्योंकि बोनस देंगे तो प्रॉफिट तो कम होगा ना। अच्छा, ये कहाँ पर जाएगा? ये ट्रांसफर हो जाना चाहिए अगर हमें बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता, तो ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का, ठीक है। अच्छा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा 24, 60 और 18, कितना होता है 78, 78 और 24। अच्छा, 24 प्लस 78, तो ये 1,02,000। चेक कर लो एक बार, ठीक है। 1,02,000 होगा, कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं? तो 1,02,000 हो जाएगा अगर हम लोग ये मान के कर रहे हैं कि किसी तरह का बोनस इशू नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बोनस का कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया है, ठीक है। और अगर बोनस इशू होता है तो कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं फिर से। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, calculation of cost of control after the bonus issue। अगर बोनस इशू हो रहा है ऐसा कंसिडर कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, चेक करते हैं। यहाँ पर पहले लिखेंगे होल्डिंग, यहाँ पर लिखेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और कितना कितना परसेंटेज है हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 80% और ये 20%। अच्छा, सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, 2,40,000, 60,000। इसके बाद ऐड करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व, ये कितना था 90,000, 72,000 और 18,000। अब यहां से नेक्स्ट दिखाएंगे बोनस शेयर जो है उसका कैलकुलेशन देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर
ये हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, ये हो गया हम लोग का एडजस्ट करने से बेसिकली 1,08,000 ही आएगा। देखो ये यहाँ पर अगर हम लोग एडजस्ट करेंगे यहाँ तक 1,08,000 आएगा, लेकिन क्योंकि बोनस इशू हो रहा है तो हमें ये चीज कंसिडर करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा हुआ है, बोनस इशू होने से क्या होगा, देयर विल बी एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेयर्स एंड होल्डिंग परसेंटेज विल बी चेंज, ये हो जाएगा। और यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी डिक्रीज इन रिजर्व एंड सरप्लस नंबर ऑफ शेयर कैपिटल इंक्रीज्ड। ठीक है, शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि कितना सारा बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं एज लिमिटेड शेयर ऑफ बोनस इन एज लिमिटेड शेयर ऑफ बोनस। ठीक है, तो शेयर ऑफ बोनस कैसा है, 5 होल्ड करने पे 2 शेयर मिलेगा। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड से देखो 5 होल्ड करने पे 2 मिलेगा, तो 1 होल्ड करने पे 2/5। ठीक है, और ये कितना होल्ड कर रहा है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि ऐसे भी कर सकते हैं। देखो कि टोटल एस लिमिटेड कितना सारा बोनस शेयर इशू कर पाएगा, 3 लाख। 3 लाख तो ये रुपीज में दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 10 कर लेंगे तो 30,000। ठीक है, इनके पास टोटल 30,000 शेयर्स है, तो 30,000 शेयर्स के लिए कितना बोनस इशू होगा, 12,000। ठीक है, सही बात है, देख लो 12,000 बोनस इशू होगा। और ये 12,000 में से होल्डिंग कंपनी को मिलेगा 80%। ठीक है, 12,000 में से होल्डिंग कंपनी को मिलेगा 80%, क्योंकि उसका 80% होल्डिंग है। तो ये हो जाता है 9,600, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ठीक है, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स है इसको हम लोग इंटू 10 कर देंगे तो शेयर कैपिटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे। देखो 2/5 जैसे आया, 2/5 इंटू 30,000। ठीक है, इंटू 80%। ठीक है, और बाहर इंटू 10 कर लेते हैं तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा, और नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा इंटू 10 करने पे 96,000। ठीक है, 96,000 हो जाएगा। अब ये 96,000 को हमें क्या करना पड़ेगा, 96,000 हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे। इसका रीजन सुनो, क्यों लेस करेंगे, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, ये देखो अगर हम लोग इसको चेक करें तो हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना निकल के आ रहा था, यहाँ पर बाकी सेम अगर देखें 1,08,000, लेकिन जब हमें फ्री में शेयर मिल रहा है तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा। फ्री में जब शेयर मिल रहा है तो हमारा कॉस्ट रिड्यूस होगा, मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो 96,000 का हमें फ्री में शेयर मिल रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर शेयर होल्ड किया था उस कंपनी का जो भी बोनस इशू कर रही है, इसी वजह से यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में बोनस इशू होने से ये वैल्यू माइनस हो जाएगा। तो हमारा कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 2,40,000 प्लस 72,000। ठीक है, और माइनस 96,000, तो ये हो जाता है 2,16,000। 2,16,000 और लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर देते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि गुडविल है कि क्या है, 4,20,000 लेस करते हैं। 2 लाख नहीं, फिर से मैंने गलत कर दिया ना, फिर से मैंने पता नहीं क्यों 2,16,000 लिख दिया, 3,12,000। ये बार बार मुझे 2,16,000 क्यों दिखा रहा है, चलिए हम कुछ डेटा गलत प्रेस कर दें। अच्छा ये तो एक सेकंड, 3,12,000, 3,12,000 -2,40,000 এটাই আসছে। আছে এই হ্যাঁ ম্যাম। सॉरी, मैंने लेस करवा दी, गलत हो गया। एक सेकंड, ये शेयर भी मिल रहा है, सॉरी ये कंसेप्ट गलत हो गया। ये शेयर भी हमें मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला ऐड होना चाहिए, एक बार ऐड करो, बता रहे ऐड कर, यहाँ पर हो जाएगा 2,40,72 प्लस 96,000, मतलब 4,08,000।
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है तो 12,000 हो गया गुडविल। हम बताते हैं क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ। पहला तो हमारा सही था, देखो ये वाला तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये भी कैसे कैलकुलेट होगा वो भी मैंने बता दिया, ये ऐड होगा। मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर दिया। तो ये ऐड तो होगा ना, क्योंकि ये हमारे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को बढ़ाएगा, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर द बोनस इशू। पॉइंट हमें मैंने यहाँ पर गलत कर दिया कि बोनस इशू माइनस क्यों होगा, ये कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि पहले बोनस इशू करने के बाद बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आफ्टर द बोनस इशू, मतलब बोनस अगर इशू हुआ है तो इनको ये शेयर भी मिला होगा, लेकिन फ्री में मिला है, वो बात अलग है। मतलब अगर बोनस इशू हुआ फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट करें, मतलब उसके बाद एक्वर हुआ है, तो इसका मतलब एक्वर जब किया गया तो 3 लाख का 80% लेना पड़ा, और ये जो बोनस है ये तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और प्री एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करके देखेंगे क्या होगा, तो ये यहाँ पर ऐड ही होगा, क्योंकि ये हमारे परसेंटेज ऑफ होल्डिंग को बढ़ा देगा, क्योंकि अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर द बोनस इशू हो चुका था उसके बाद, ठीक है, तो इसका मतलब इनको भी बोनस का शेयर मिल जाएगा, तो इनका शेयर होल्डिंग इतना सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये शेयर होल्डिंग बढ़ेगा, ऐसे भी देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया है, देयर विल बी एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द होल्डिंग परसेंटेज विल बी चेंज, ठीक है। तो ये देखो नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा, क्योंकि इन्हें भी 9,600 शेयर्स और भी मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, यानी 96,000। और गुडविल का वैल्यू कम इसीलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 1,88,000 आ रहा था, यहाँ पर 12 इसीलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग का वैल्यू बढ़ जा रहा है, मतलब ज्यादा शेयर मिला, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतना ही है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसीलिए गुडविल का वैल्यू हमें 12,000 दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से करना पड़ेगा। अच्छा ये वाला हम लोग का हो गया, इसके बाद है, इसके बाद आता है डिविडेंड का ट्रीटमेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर डिविडेंड का ट्रीटमेंट, तो एक काम करते हैं लिखवा देते हैं फिर। डिविडेंड का ट्रीटमेंट लिखवा देते हैं। डिविडेंड में प्रोपोज डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड, जो भी क्यों ना हो, प्रोपोज्ड डिविडेंड या फिर इंटरिम डिविडेंड। अब डिविडेंड का नेचर डिक्लेयर्ड हो या पेड हो, ठीक है। या तो हम लोगों ने पे कर दिया है या फिर डिक्लेयर करके रखा है बाद में पे करेंगे, कुछ भी क्यों ना हो, हमें क्या कैसे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तो देखो होल्डिंग कंपनी के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा और सब्सिडियरी के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी के बुक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा। इफ ऐसा एडजस्टमेंट रहता है, इसीलिए हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा, इफ रॉन्ग एंट्री ऑफ एडिंग डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी तो इसमें हो जाएगा देन रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये ना सब्सिडियरी कंपनी माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट,
इसमें लिखो इग्नोर, इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। इग्नोर। अच्छा, और यहाँ पर from subsidiary company and then reduce from cost of acquisition। अच्छा, यहाँ पर है इसमें मॉडिफाई ये वाला पॉइंट हटा देते हैं। If wrong entry of adding dividend from subsidiary company to holding company, अच्छा subsidiary company ऐसे लिखो to holding companies PL account is done, then we have to pass rectification entry। So if wrong entry of adding dividend from subsidiary company to holding company's PL is done, then we have to pass rectification entry। तब हमें rectification entry पास करवाना है। अच्छा, इसके बाद और एक पॉइंट हमें लिखना पड़ेगा, इससे ही रिलेटेड यहाँ पर लिखेंगे ऐसे करके PL of holding company plus pre-acquisition amount plus capital reserve will be treated like another reserve while calculating, इसके साइड में लिखेंगे while calculating cost of control। cost of control यानी कि गुडविल और या फिर कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो होल्डिंग कंपनी का ट्रीटमेंट क्या होगा। इफ रॉन्ग एंट्री ऑफ एडिंग डिविडेंड फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी टू होल्डिंग कंपनी इज होल्डिंग कंपनी PL इज डन, देन वी हैव टू पास रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, तो अगर कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन होता है जो कि हमें क्वेश्चन में बता देता है नॉर्मली, ठीक है, कि ये गलत कैलकुलेशन हुआ है, तो उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के केस में इस बात को इग्नोर करने के लिए बोला जा रहा है। तो अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ना, पॉइंट लेंगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 8 डिविडेंड वाला क्या बोला है, शेयर कैपिटल दिया है, बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी कंपनी एज ऑन 31st March 2022 प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, शेयर ऑफ टेनी जनरल रिजर्व PL सन्ड्री क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गुडविल machine stock debtor cash and bank investment 48,000 shares in S Limited। When control was acquired, S Limited had 1,20,000 in general reserve and 90,000 in PL account। पहले एक काम करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, क्या बोला है, when control was acquired, डेट नहीं दिया है तो बिगिनिंग ऑफ द
ईयर मान के चलेंगे, यानी 31 मार्च 22 है तो ये 1 अप्रैल 21 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोल रहा है कि व्हेन कंट्रोल वाज एक्वायर्ड एस लिमिटेड हैड 1,20,000 इन जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में यहाँ पर ओपनिंग में कितना दिख रहा है, 1,20,000। देखो ये सब हम लोग सब्सिडरी का ही लिखेंगे ना, जो मतलब होल्डिंग है उसका लिख के तो कोई फायदा नहीं। 90,000 इन पीएल, पीएल में कितना है 90,000। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एज लिमिटेड रिसीव 48,000 एज डिविडेंड फ्रॉम एस लिमिटेड। अच्छा, परचेज शेयर परचेज करने के बाद ही एज लिमिटेड को 48,000 डिविडेंड मिला एस लिमिटेड यानी सब्सिडियरी कंपनी से, विच वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि पीएल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। डेटर्स ऑफ एज लिमिटेड इंक्लूड 60,000 ड्यू फ्रॉम एस लिमिटेड, वेयर क्रेडिटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 45,000 ड्यू टू एच लिमिटेड। मतलब ये म्यूचुअल सेटअप है, ठीक है। लास्ट दिन हम लोगों ने शायद एक म्यूचुअल सेटअप का क्वेश्चन भी किया था, जो मैंने टी शेप में करके दिखाया था, मुझे जितना याद आ रहा है वो पॉइंट शायद मैंने डिस्कस कर दिया था। ये देखो म्यूचुअल सेटअप का क्वेश्चन, बीआर और बीपी था, तो यहाँ पर डेटर क्रेडिटर बोला है, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर बोल रहा है डिफरेंसेस बीइंग अकाउंटेड फॉर बाय ए चेक इन ट्रांसफर। अच्छा, जो भी डिफरेंसेस आएगा वो चेक ट्रांसफर करके कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग जो डिविडेंड वाला पॉइंट लिए वो कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोल के यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एंड में देख लेते हैं जनरल रिजर्व कितना बना है इनका। जनरल रिजर्व 1,80,000 और पीएल 2,10,000। जनरल रिजर्व 1,80,000 और पीएल 2,10,000। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना बना है, ड्यूरिंग द ईयर कितना बना है, तो जनरल रिजर्व बना है 60,000। ठीक है, तभी तो 1,20,000 में 60 ऐड होकर 1,80,000 हो जाएगा। और पीएल में कितना बना है 2,10,000 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा 1,20,000। हाँ 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को ये ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है। तो यहाँ पर लिखते हैं होल्डिंग, यहाँ पर लिख दिया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्री, होल्डिंग का परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, कितना सारा शेयर है 60,000, 60,000 में से 48,000 लिया गया है। 48,000 डिवाइडेड बाई 60,000 इंटू 100, और ये फिर कितना हो जाएगा 60,000 में 12,000, 48 बाई 60, 80%, और ये हो जाएगा 20%। ठीक है, तो 80% हो गया और ये हो जाएगा हम लोग का 20%। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट आ रहा है कि मतलब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर लिखेंगे होल्डिंग और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर लिखते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, 80% मतलब 6 लाख का 80%, 4,80,000, 20% 1,20,000। फिर इसके बाद प्री एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन जनरल रिजर्व 1,20,000, 80%। $96,000, 20
4,000, ठीक है। प्री एक्विजिशन रिजर्व, अच्छा, और क्या आ जाएगा? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 90,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट 90,000, 72,000, 18,000। अच्छा, ये यहाँ पर आ गया प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का 90,000 और 1,20,000 में से 96,000, तो ये 80% हो रहा है। एक सेकेंड, 1,20,000, 1,20,000 का 80%, हाँ ठीक है, 96,000। अच्छा, बैलेंस इन रिजर्व और बैलेंस इन पीए, 1,20,000 हो गया, 1,20,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, 90,000 का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से डिविडेंड, डिविडेंड जो है उसका कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखते हैं। ये देखो, डिविडेंड का क्या बोला है? डिविडेंड का बोला है यहाँ पर इमीडिएटली ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स, जैसे शेयर परचेज हुआ, एज लिमिटेड रिसीव्ड 48,000 एज डिविडेंड फ्रॉम एज लिमिटेड व्हिच वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। तो ये कैसा डिविडेंड है? ये प्री एक्विजिशन है कि पोस्ट एक्विजिशन? ये तो एक्वर्ड करने के बाद मिला है, ठीक है, तो एक्वर्ड करने के बाद मिला है और ये बोल रहा है कि पीएल में क्रेडिट किया है। अच्छा, एक सेकेंड, हमें इसका क्या करना पड़ेगा? 48,000, अच्छा, इनका शेयर्स भी, मतलब डिविडेंड जो है सारे शेयर्स पे ही मिलता है, तो सारे शेयर्स पे ही मिला हुआ है, 48,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिला हुआ है। और यहाँ पर 6 लाख का शेयर कैपिटल था। अच्छा, 6 लाख शेयर पे, इसका मतलब 10% करके डिविडेंड दिया गया होगा, तभी तो 48,000 के शेयर्स पे 48,000 रुपीज का डिविडेंड मिला है। 48,000 में 10 होने से तो नहीं होगा, कितना डिविडेंड होगा फिर? 48,000 रुपीज का डिविडेंड मिला है। शेयर्स कितना है? 40, मतलब 1 रुपए करके, है ना, 1 रुपए करके डिविडेंड मिला होगा, 1 रुपया करके डिविडेंड डिक्लेयर हुआ होगा पर शेयर पे, तभी तो 48,000 शेयर्स पे 48,000 रुपीज का डिविडेंड मिला है। यानी 6 लाख का जो शेयर्स है इस पे ₹1 करके डिविडेंड डिक्लेयर किया गया होगा, तभी होगा, नहीं तो कैसे होगा? 48,000 के शेयर्स पे 48,000 रुपीज का डिविडेंड मिला है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला कैलकुलेशन तो ठीक है। अच्छा देखो, हाँ, ये जो एडजस्टमेंट हम लोगों ने लिखा है, अब इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने लिखा है ये लेस होना चाहिए, लेस करना पड़ेगा, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी लेस करना पड़ेगा। अच्छा, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेस करना पड़ेगा, बट यहाँ पर डेटा गलत लग रहा है मुझे। यहाँ पर 6 लाख का किया है, जैसे यहाँ पर अगर सोल्यूशन तो इनका बहुत ही गड़बड़ दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखो 48,000 शेयर्स, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 12,000, ये तो हम लोगों ने भी कैलकुलेट किया, 4/5 मतलब 80%, 1/5 मतलब 20%, ये सब तो कैलकुलेट हो गया। फिर यहाँ पर बोल रहा है बैलेंस इन
रिजर्व प्री एक्विजिशन 1,20,000, ठीक है 1,20,000 मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, जस्ट लिख रखा है 1,20,000 और ये 90,000, ठीक है ये दोनों लिख रखा है मैंने, ये दोनों को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, पीएल को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है कि कैपिटल प्रॉफिट निकाल रहा है, लेस कर रहा है 60,000, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, शेयर्स जो है 48,000 शेयर्स पे अगर 48,000 रुपीज का डिविडेंड मिला है तो 60,000 शेयर्स पे उन्होंने कितना डिविडेंड दिया है, बोल रहे कि 60,000 शेयर्स पे 60,000 रुपीज का डिविडेंड, पर शेयर्स पे 1 रुपीज करके, ये कैसे पॉसिबल है, मतलब 48,000 शेयर्स पे 48,000 रुपीज का अगर डिविडेंड दिया गया, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, हाँ वो 6 लाख तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो 60,000 जो है टोटल शेयर्स है, 60,000 शेयर्स पे 1 रुपीज करके 60,000 रुपीज का ही डिविडेंड दिया गया होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वो कैपिटल प्रॉफिट को इन्होंने कैलकुलेट कर लिया है, एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है कि डिविडेंड देने से हमारा प्रॉफिट तो कम होगा ना, क्योंकि डिविडेंड कब दिया गया है, ये देखो यहाँ पर बोल रहा है कि एज लिमिटेड रिसीव 48,000 एज डिविडेंड फ्रॉम एज लिमिटेड व्हिच वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बोल रहे हैं इमीडिएटली ऑन परचेज ऑफ शेयर्स एज लिमिटेड रिसीव। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, अगर शेयर्स जो है डिविडेंड दिए गए तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कितना डिविडेंड हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिविडेंड, ठीक है तो ये देखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ टोटल डिविडेंड पेड। हम लोग पहले अमाउंट चेक कर लेंगे, ठीक है तो टोटल डिविडेंड पेड का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 48,000 शेयर्स होल्ड करने पे 48,000 रुपीज का डिविडेंड मिला, ठीक है तो 48,000 रुपीज डिविडेंड मिला 48,000 शेयर होल्ड करने पे, तो 60,000 शेयर टोटल है इनका, ठीक है तो कितना डिविडेंड दिया गया होगा, तो ये इससे ये कैंसिल आउट होकर 60,000 रुपीज का इन्होंने डिविडेंड पे किया गया होगा, ठीक है। अगर इन्होंने डिविडेंड 60,000 का पे किया है तो इनका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब कब डिक्लेयर किया गया है, एक्वायर करने के बाद की, ठीक है तो इसका मतलब यहाँ से यूज किया गया होगा, यहाँ का पैसा यूज किया गया होगा, 1,20,000 और 90 जितना आ रहा है उसमें से 60,000 लेस कर दिया गया होगा, तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं आफ्टर पेड डिविडेंड, आफ्टर पेड डिविडेंड कैपिटल प्रॉफिट इज, कैपिटल प्रॉफिट का मतलब जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, ठीक है कैपिटल प्रॉफिट कितना होगा, पहले कितना था 1,20,000 और 90,000, ठीक है उसमें से 60,000 चला जाएगा, तो देख लेते हैं कितना होता है, 1,20,000 प्लस 90,000 उसमें से 60,000 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,50,000, तो इनके पास प्रॉफिट बच रहा है 1,50,000, ठीक है। अब इसका मतलब मेरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नहीं हो पाएगा, हम लोग 1,20,000 और 90 का नहीं कर सकते, कैपिटल प्रॉफिट जो है वो 1,50,000 बच रहा है, तो हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो ये वाला ना हमें थोड़ा सा हटा देना है यहाँ से, ये इंडिविजुअली नहीं होगा क्योंकि डिविडेंड सॉरी जो डिविडेंड दिया गया है, ठीक है डिविडेंड दिया गया है, तो डिविडेंड देने के बाद हमारा जो प्रॉफिट है वो तो कम हो जाएगा ना, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट को हम लोग इस तरह से बांटेंगे, टोटल जो है टोटल जितना आया उसके हिसाब से बांट देंगे, तो ये हो गया टोटल 1,50,000। अब इसका हम लोग कर लेते हैं 80% और 20%, ठीक है तो इसका 80%, तो ये हो जाएगा 1,20,000 और ये हो जाएगा 30,000, ठीक है 1,20,000 और 30,000। अच्छा अब जो हम लोग का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पोस्ट एक्विजिशन है 60 और 1,20,000, मतलब ये हो जाएगा 1,80,000 दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा तो ये तो हम लोग का है 2,10,000, पीएल अकाउंट में है 2,10,000, और यहाँ पर 60, और ये तो मैंने कर दिया है, यहाँ पर आ रहा है हम लोग का माइनस करने के बाद 2,10,000, ये माइनस करने से आ रहा है पीएल का 1,20,000 आ रहा है, ठीक है 1,20,000 आ रहा है, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, 1,20,000 प्लस 60, हम लोग दोनों को कंबाइनली करते जनरल रिजर्व और पीएल का तो भी चलेगा, जैसे यहाँ पर तो कंबाइनली किया है, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं, पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व एंड सरप्लस ऐसे लिख देते हैं, ठीक है जिसमें दोनों चीज इंक्लूडेड हो जाएगा, तो 160 और 1,20,000 मतलब 1,80,000, 1,80,000
है 1,80,000 का 40%, सॉरी 80%, 1,80,000 का 80%, तो ये हो जाएगा 1,44,000 और 1,80,000 का 36,000, 36,000 ये हो गया एस लिमिटेड का। अच्छा, इस तरह से हम लोग यहाँ तक कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, करेंट ईयर के प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हम लोगों ने प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट को हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ रहा है, मतलब कैपिटल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है कि गुडविल आ रहा है, तो ये हम लोग का पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके बाद 44,000 इसमें और भी कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, हम भी चेक कर लेते हैं। 60,000 जनरल रिजर्व और ये 1,20,000। ठीक है, इसमें ना और भी बहुत सारे पॉइंट करने पड़ेंगे, डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट नहीं होगा। हाँ, भले माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाए, लेकिन अभी इसका पार्ट अभी बाकी। माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा 1,20,000, 30 और 36,000 इसमें हो जाएगा, लेकिन बाकी पार्ट में अभी भी बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेट करने के लिए 1,80,000 का ये 20% हो गया। ठीक है, और इसमें भी कुछ चेंजेस होगा। अच्छा ठीक है, ये काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो पॉइंट बाकी है, इतना तो समझ में आ गया कि पहले हमें क्या क्या करना है। हम बता देते हैं, अभी तक जितना क्या वो एक बार बता देते कि क्या करना पड़ेगा हमें। तो जब भी कभी जो है डिविडेंड का बात आएगा, सबसे पहले तो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि जो कंपनी डिविडेंड दे रही है, हमें क्वेश्चन में गिवन रहता है कि होल्डिंग कंपनी को कितना डिविडेंड मिला, उसको यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी को टोटल कितना डिविडेंड देना पड़ा टोटल शेयर्स पे। ठीक है, डिविडेंड तो सभी को मिलता है, तो टोटल शेयर्स पे जितना डिविडेंड देना पड़ा, जितने रुपए का, उतने का हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इनके पास जितना भी प्रॉफिट था, अब टाइम देख लेंगे कब जो है डिविडेंड दिया गया, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से ही दिया गया होगा, क्योंकि जस्ट एक्वायर करने के बाद ही डिविडेंड मिल गया, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट का अमाउंट हमारा इतना कम हो जाएगा। ठीक है, ये 1,50,000 आ जाएगा। अब क्योंकि ये 1,50,000 हो गया, तो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पर क्या किया था, इन दोनों का कर दिया था, तो वो गलत हो जाएगा। 1,50,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन में 1,80,000 दोनों को मिला के कर दिया, 1,80,000 जनरल रिजर्व और पीएल का, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 80% और जो 20% है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो अभी इतना तक हम लोग करते हैं, उसके बाद जो है इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, नेक्स्ट जो इस पे ट्रीटमेंट होगा वो कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इलास्ट्रेशन 8 जो है ये हम लोग का पेंडिंग रहा। ठीक है, इलास्ट्रेशन 8 जो है ये हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।